आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन इनके जीवन की कहानी को आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। और ये जो कहानी बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन की ये हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये पूरा संशोधन और अध्ययन भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का है। भदंत जी ने ये जो एक बेहतर अध्ययन कर एक अच्छा संशोधन हम सब के सामने बौद्ध सम्राटों का रखा है, यही इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भंते जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और उन सब के प्रति जिनके द्वारा ये पुस्तक हम तक पहुंची है। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली कड़ी में ये बताया था कि सम्राट हर्षवर्धन अब ये सम्राट फिलहाल बनने को है, लेकिन इन्होंने जब राज्य अपने हाथों में लिया तब उनके बड़े भाई, उनके पिता, इनकी मृत्यु हुई थी और इनकी उम्र बहुत कम थी। लेकिन राज्य सत्ता हाथ में लेने के बाद ये सबसे पहले निकले थे अपनी बहन को खोजने। और उनकी बहन राजश्री, जिसके पति की हत्या कर उसे कन्नौज में कारागार में रख दिया गया था, वो वहाँ से जैसे तैसे बचकर भाग निकली। और फिर जंगल में ढूंढते हुए हर्ष ने उन्हें ढूंढ लिया खोजते हुए, और फिर वहीं जंगल में उनकी भेंट हुई भदंत दिवाकर मित्र से। आइए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। राजश्री तो उनको मिल गई, उसे लेकर वो राजधानी पहुँच गए। अब देखिए कि राजश्री के पति ग्रहवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष के अतिरिक्त कन्नौज का उत्तराधिकारी अन्य कोई नहीं था। अब कन्नौज में ग्रहवर्धन की हत्या हो गई थी और राजश्री ही बची हुई थी और वहां दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजश्री अपने पति का राज्य संभालने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि राजश्री, इसकी भी उम्र कम थी और ये डर भी गई थी और डरकर ही जंगल में भाग गई थी। वह अपना शेष जीवन धार्मिक कार्यों में व्यतीत करना चाहती थी। अब उसका मन राज्य सत्ता की ओर से हट चुका था और वो धम्म कार्य की ओर अपने आप को समर्पित करना चाहती थी। तो इसमें जरा भी शक नहीं कि बौद्ध धर्म के प्रति उसमें अपार श्रद्धा थी। हर्ष का सारा जीवन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। इसके बाद के अपने जीवन में अधिकांश बौद्ध कार्य हर्ष ने राजश्री के ही परामर्श से किए। तो इसके बाद हर्ष के जीवन में राजश्री का प्रभाव रहा और राजश्री के जीवन में हर्ष का प्रभाव रहा, क्योंकि दोनों बौद्ध मतों से बहुत प्रभावित थे और धम्म ये उनके जीवन का, उनके आचरण शैली का हिस्सा था। तो हर्षवर्धन ने अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज को बनाया। तब कन्नौज में हर्ष ने जो राजधानी बनाई, लेकिन थनेश्वर भी कम महत्व का नगर नहीं था। अपने भाई की छलपूर्ण हत्या के लिए हर्ष ने शशांक को दंडित किया। उनके भाई जो राज्यवर्धन है, उनकी छल से हत्या की थी शशांक ने, और इसलिए शशांक को भी उन्होंने दंडित किया। वे यहीं पर नहीं रुके, बल्कि सारे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। जब उन्होंने अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाने की कोशिश की और बढ़ाना शुरू किया, तो तब वे पूरे उत्तर भारत पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उन्होंने अपना राज्य विस्तार बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैलाया। बंगाल की खाड़ी से लेकर तो अरब सागर तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश तक हर्षवर्धन का ये राज्य रहा। और विंध्य पर्वत के उस पार चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी द्वितीय का राज्य था। इस राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल करने का भी हर्ष ने प्रयत्न किया। उन्होंने नर्मदा को पार किया था, परंतु पुलकेशी वहां डटा रहा और उन्हें लौट आना पड़ा। राजपूताना, सिंध तथा पंजाब में हूण और गुर्जर शासन करते रहे। इन्होंने हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार नहीं की। भरत सिंह उपाध्याय ये लिखते हैं कि हर्षवर्धन लगातार 36 वर्ष युद्ध में व्यस्त रहे। मतलब लगातार 36 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया और अपनी ये जो पूरी राज्य की सीमाएं हैं इनका विस्तार करते रहे। कुछ
अन्य इतिहासकार इस अवधि को केवल 6 वर्ष कहते हैं, लेकिन हम लोग इतिहास में राजा हर्षवर्धन का, सम्राट हर्षवर्धन का जो प्रभाव देखते हैं, उससे ये लगता नहीं है कि युद्ध उन्होंने मात्र 6 साल किया होगा। बड़े लंबे समय का ये युद्ध लगता है, लेकिन अब इतिहास की बात है, इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन हर्षवर्धन का राज्य ये सत्यता ज़रूर है। अब कहा जाता है कि हर्ष की सेना के लड़ाकू हाथियों की पीठ पर 5 साल तक कवच बने रहे, उन्हें उतारा नहीं गया, और उसके सैनिक भी कवच पहने रहे थे। मतलब किसी राजा के सैनिक 5 साल तक अपने पूरे सैनिक की पोशाक के साथ बने रहे, ये एक अनोखा उदाहरण है। और उनके हाथी के पीठ से भी कवच नहीं उतारे गए। आपको तो पता है कि महान चीनी पर्यटक यानी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो कि एक बौद्ध भिक्षु भी थे, तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में अनेक स्थलों पर हर्ष के युद्ध की चर्चा की है। उनके यात्रा वर्णन में इसकी चर्चा मिलती है, किंतु उसकी सविस्तर जानकारी जो है, एक विस्तार से जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, लेकिन उनके यात्रा वर्णन में हर्ष का उल्लेख जरूर मिलता है। ईस्वी सन 618 में बंगाल में शशांक का राज्य था। ईस्वी सन 637 में हर्ष ने इस पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने कोंगोद यानी कि गंजम जिला ओडिशा का, इस प्रदेश को भी नहीं छोड़ा, इसे भी उन्होंने अपने राज्य में जोड़ा। पश्चिम में बल्भी के राजा को उन्होंने पराजित किया था। ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में जहां तहां वर्णन करते हैं कि हर्ष ने कश्मीर तथा सिंध पर आक्रमण किया था। अब देखिए कि ये जो कहां कन्नौज, कहां थानेश्वर और कहां कश्मीर, तो इस तरह से ये उनके राज्य के विस्तार की प्रक्रिया चलती रही। एक सम्राट हर्षवर्धन की एक विशेषता जो बताई जाती है कि सम्राट हर्षवर्धन बड़े ही परोपकारी और योग्य शासक थे। राजाओं में ये गुण जो है वो बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि हर्षवर्धन ये बुद्धिस्ट मैथोलॉजी से जुड़े थे और बौद्ध आचरण शैली ये उनके जीवन का एक हिस्सा था, तो इसलिए उनसे इस तरह का वर्तन होना ये तो बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन राजाओं में अमूमन इस तरह का स्वभाव नहीं मिलता है। तो देखिए कि वे स्वयं जगह जगह पर भ्रमण करके अपने साम्राज्य का निरीक्षण करते थे। ह्वेनसांग का एक कथन है कि वे बड़े ही उत्साही थे। काम करने के दिन उनके लिए पर्याप्त नहीं था, मतलब दिन भर के काम से वो संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि काम कम हुआ, और शासन चलाने में मंत्रिमंडल उनकी मदद करता था। संपूर्ण साम्राज्य में कई प्रदेशों में उसे विभक्त किया गया था और प्रत्येक प्रदेश उपराज या सामंत द्वारा शासित होता था। यानी हम ये देख सकते हैं कि आज जिस तरह से एक बड़े भूभाग को संचालित करने के लिए हम छोटे छोटे प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं, वैसे ही सम्राट हर्षवर्धन ने भी उनके वक्त में इस तरह के शासक उन्होंने नियुक्त किए थे, सामंत नियुक्त किए थे। उपराज उनका नाम था। प्रदेश जिले में जिला विषय अथवा तहसील में विभक्त था। ग्राम सबसे छोटी सभा द्वारा शासित होता था और कर या लगान बहुत स्वल्प तौर पर लिया जाता था। राजकीय भूमि जोते वाले किसी आय का छठा भाग लगान के रूप में राज्य को देते थे। तो जितनी कुछ कृषि उपज थी उसका एक छठवां हिस्सा राज्य को मिलता था और बहुत ही छोटा सा टैक्स उन्होंने लगा रखा था, जिसको हम लगान कहें, कर कहें आज की भाषा में, इस तरह की बात थी। लेकिन राजा हर्षवर्धन का समय ये एक बेहतर समय रहा है भारत के राज्यकर्ताओं में, भारत के शासनकर्ताओं में और भारत के राजाओं के काल में। तो इस कड़ी में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।